बावजूद 7 साल की सजा काटकर आने के बाद भी आज गोपाल शेट्टी न्याय के लिए तरस रहे हैं। जी हां, हम बात उन्हीं गोपाल शेट्टी की कर रहे हैं जिन्हें झूठे रेप के केस में 7 साल की सजा काटनी पड़ी। इस केस के कारण उनकी पूरी जिंदगी बिखर गई है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ बातें उन्हीं की जुबानी। हम सब आज सुनते हैं गोपाल जी के लाइफ के बारे में। गोपाल जी, आज आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए आपका लाइफ और आपका परिवार बिखर चुकी है? मेरा नाम गोपाल रामदास सेठ है। मैं कुछ साल पहले बम्बई नगरी में कुछ कमाने के लिए मैं कुछ बनने का सपना लेके आया था। ये 2009 की बात है, जो घाटकोपर रेलवे स्टेशन पे कोई मंत्र बुद्धि लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ था। उस संदर्भ में कुछ पुलिस वाले कुछ गोपी नाम के सेक्स को ढूंढ रहे थे। तो मैं एक होटल में काम कर रहा था। जिस टाइम में मेरी 2 महीने की छुट्टी था, मैं एक होटल 5 स्टार होटल में काम कर रहा था, होटल मैनेजमेंट का। मैं एक गेटिंग इंचार्ज था। 7 ईयर्स पहले, मैंने 7 साल पहले मेरी 32,000 रुपये सैलरी थी। ऐसे परिस्थिति में कुछ मेरी वाइफ तबियत खराब होने के कारण मैं 2 महीने की छुट्टी पे आया था। तो उस छुट्टी के दरमियान मैं कुछ एक फ्रेंड के होटल में मैं कुछ कुकिंग का काम कर रहा था। ऐसे में कुछ 2 कांस्टेबल होटल के सामने आए और उन्होंने पूछा कि यहाँ पे गोपी नाम का कोई लड़का है क्या। तो वहाँ पे गोपी नाम का लड़का तो ऐसा कोई नहीं थी, लेकिन मुझे होटल से मालिक ने मुझे बुलाया बाहर और आपको कोई गोपाल नाम से कोई बुला रहे करके। जब मैं बाहर आया तो मुझे बोला आपका नाम क्या है? मैं बोला मेरा नाम गोपाल रामदास शेट्टी है। तो उन्होंने बोला आपका नाम गोपी भी तो है? मैंने बोला नहीं, मेरा नाम गोपाल रामदास शेट्टी है, मेरे पास पूरे आईडी प्रूफ वगैरह है। तो उन्होंने बोला आपका नाम गोपी तो है, आपको पुलिस स्टेशन में चलना पड़ेगा, कुर्ला जीआरपी रेलवे पुलिस, वहां पे जाना पड़ेगा आपको। मतलब किस संदर्भ में? आपके पास कुछ वारंट है क्या? ऐसा कुछ मतलब एविडेंस है कि जिसके वजह से मुझे आप लेके जा रहे हो? मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो कोई भी मतलब गुनहगार क्षेत्र में मेरा कोई मतलब नाम निशान भी नहीं है। तो उन्होंने बोला आपको कुर्ला में चलना ही पड़ेगा, आपको ऑफिसर ने बुलाया हुआ है। तो उन्होंने जबरदस्ती करने लगे मुझे और कहने लगे कि आपको चलो। मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने और रेलवे स्टेशन तक लेके गए। वहां से 5 मिनट का रास्ता था। वहां पे मुझे रेलवे स्टेशन पे लेके जाके मेरे हाथ में हाथकड़ी डाला और मुझे कुर्ला जीआरपी रेलवे पुलिस स्टेशन में वहां पे देखा, वहां पे लेके गए। तो वहां पे मैंने देखा तो कुर्ला जीआरपी रेलवे पुलिस वहां पे पुलिस स्टेशन का नाम लिखा हुआ था। वहां पे मुझे लेके जाने के बाद ताबड़तोड़ 5 मिनट के अंदर मुझे लॉकअप के अंदर डाल दिया। लॉकअप के अंदर डाला तो मैं पूछ रहा हूँ उनको कि मुझे किस संदर्भ में यहाँ पे पुलिस स्टेशन में लाया गया। तो उन्होंने मुझे कुछ बताने से मना किया है। उन्होंने बोला कि कोई अभी ऑफिसर नहीं है, अभी तो सिर्फ कांस्टेबल ही है, ऑफिसर आ जाएगा शाम के टाइम में तो आपको बता देंगे। ऐसे करते करते 3 दिन जा रहे, 3 दिन बीत गए, लेकिन 3 दिन के बाद भी मेरा कोई ऐसा कोई पूछने वाला मुझे या कुछ किसी भी चीज के लिए मुझे कुछ भी पूछा नहीं जा रहा कि मैं किस चीज में लाया गया। जब 30 तारीख है, 30 तारीख को फिर सुबह के टाइम में मुझे कहा गया कि बलात्कार के आरोप में तुम्हें लाया गया हुआ है। तो मैंने बोला बलात्कार का आरोप में ये कैसा मुमकिन है? तो मैं तो सब ऐसे क्षेत्र में हूँ भी नहीं। तो उन्होंने मतलब ऐसा बोला कि मतलब तुम ही गोपी हो बोले और तुमने किया हुआ और गुपचुप बैठो बोले। ऐसा बोल के मुझे एलडी सुतार जो मेरी आयु थी उनके ऑफिस में मुझे बाहर लाया गया, जहाँ पे वो जो लेडीज थी जो पीड़ित थी जिसके ऊपर बलात्कार हुआ था उनको मेरे सामने लाया गया और स्टूल पे बिठाया और उनको पूछा गया कि इनमें से कोई है कि आपको छेड़छाड़ी करने वाला। तो वो लड़की ने कुछ मना कर दिया क्योंकि मैं कभी देखा नहीं था उस लड़की को और मैंने भी कभी उसको देखा नहीं, उन्होंने भी मुझे कभी देखा नहीं। तो वो लड़की हंस के बोली कि नहीं। तो उसके बाद जो मेरी आयु थी एलडी सुतार, ललिता सुतार करके, उन्होंने वो लड़की को बाहर लेके गया और 5 मिनट में बाद में बोल के कुछ पटाके उनको लाया और फिर बोला, फिर बिठाया उनको उस स्टूल पे, मुझे भी उसी जगह पे खड़ा किया और फिर बोला गया कि जो सीसीटीवी कैमरा में जो फोटो दिख रहा है तो यही लड़का है बोले जो आपके साथ छेड़छाड़ी किया हुआ है। वो कुछ मंद बुद्धि लड़की थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस उसने तो कुछ बोली नहीं, हंस के थोड़ी हंसी और फिर उसको बाहर लेके गए। बाहर लेके जाने के बाद मुझे गोपी गोपी कहने लगे सारे ऑफिसर और मुझे गोपी नाम के मेरे सारे नकली प्रूफ सभी तैयार करना शुरू किया। जैसे कि सीसीटीवी कैमरा में जो अंधकार जो फोटो दिख रहा था उसमें जो रेड टी शर्ट और कार्बन जींस कलर के कपड़े थे जो दिख रहा था उसमें, तो उन्होंने रेलवे स्टेशन से बाहर फुटपाथ से खरीद के लाए उस कपड़े मेरे सामने और पैकिंग किया कोर्ट में देने के लिए और मेरे नाम के सारे नकली एविडेंस बनाना शुरू किया। मैं उनको सामने गिड़गिड़ा रो रहा हूँ और मैं उनको कह रहा हूँ कि बलात्कार का आरोप मत डालो मेरे ऊपर, जबकि मैं ऐसा गुनाह किया ही नहीं। अगर आपको खोटा ही फंसाना है तो मुझे कोई मर्डर केस में मुझे फंसा दो तो भी चलेगा, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन बलात्कार की एक कलम ऐसी है कि वो समाज के लिए जीने की एक इजाजत भी नहीं देती है। और समाज का आज भी ऐसी हुआ, मैं सबको मतलब समाज का दृष्टिकोण ही सब मतलब बदल गया देखने का, घर का अंदाजा भी सब बदल गया, सब कुछ मतलब बर्बादी हो गया, वही हुआ है। तो उन्होंने नहीं माना और वो चार्जशीट वगैरह सब फ्रेम करवा दिया और कुछ 10 महीना अंडर ट्रायल के लिए मिली और 10 महीने के बाद ट्रायल के बाद 31/5/2010 में
मुझे 7 साल की शिक्षा और 400 रुपये दंड ठोक दिया मजिस्ट्रेट शिवड़ी न्यायालय ने। फिर उसके बाद मेरी वहां से नासिक कारागृह में पार्टी गई, जहाँ सिर्फ मतलब सजा वाले लोग होते हैं, सजा यार्ड है वो, उसमें डाला गया था। फिर उसके बाद मेरे को 2 महीने के बाद देखा तो मुझे टीबी हो गई, क्योंकि वहां का खाना सही नहीं था, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। फिर 5-6 महीने के बाद देखा तो बच्चे मेरे अनाथ आश्रम में चले गए। बीवी कहने लगी मेरे से अब बोझ भी नहीं संभालने होता, मैं क्या करूं? तो मैंने बोला आप दूसरी शादी कर लो। एक्चुअली मेरा 15 साल का लव मैरिज था, मेरे कॉलेज में शादी हुई थी। 15 साल साथ में रहने के बाद भी उसको एकाएक मुझे बोलना पड़ा कि आप दूसरी शादी कर लो अभी, क्योंकि 7 साल का लंबा सफर है और 7 साल तक मुझे आने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि मेरी गरीबी की परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे वहां तक नहीं मुझे कुछ करने देती थी। कहीं भी जगह पे मतलब मुझे कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा था। मेरी परिस्थिति दिक्कत थी और मेरे वाइफ को भी एक्चुअली टीबी थी। उस बीमारी के कारण वो मेंटेनेंस नहीं संभाल पाई। मेरे बच्चे बड़े बड़े थे, एक 7 साल की थी, एक 9 साल की लड़की थी उस टाइम में, तो उनका बोझ नहीं संभाल सकता था, क्योंकि भाड़े किराए की मकान थी। तो मैंने उनको राय देने के बाद देखा तो 9 महीना में वो सब बदल गए। मेरे वाइफ ने भी दूसरा शादी कर लिया, मेरे बच्चे अनाथ आश्रम में चले गए। फिर मैंने 1 साल के बाद मैंने बताया मेरे पिताजी को, मुझे बलात्कार के आरोप में मुझे दोषी पाया गया और मुझे 7 साल की सजा दिया। तो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और उनको हार्ट अटैक के उनकी मौत हो गई। फिर माँ का संतुलन खराब हुआ, माँ अकेली हो गई, पिताजी मर गए। फिर सारा मेरा परिवार ऐसा बिछड़ते बिछड़ते खत्म हुआ। फिर जेल के अंदर मैं क्या करता था, मुझे तो नौकरी भी नहीं थी, क्योंकि मैं बलात्कार के आरोप में था। ऐसे आरोप में नौकरी भी नहीं मिलता, काम भी नहीं मिलता। दूसरी बात तो ये थी कि मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मैं गरीबी की परिस्थिति से मेरा मनी ऑर्डर भी मुझे भेजने वाला कोई न था, मुझे 100-200 रुपए भेज सके जिसमें मैं अपना गुजारा कर सकूं, ऐसी भी सिस्टम नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने ऐसा करते करते काफी दिन तक अच्छे लोगों के साथ वहाँ पे संगत करने के बाद मैंने एक डबल ग्रेजुएशन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए मैंने फिर से वहाँ पे एडमिशन लिया और फिर BA BCom करके पूरा डबल ग्रेजुएशन मैंने वही किया। और 2014 में मैंने फिर BA LLB के लिए मैंने एडमिशन लिया, जो मेरी ये पेंटिंग है। फिर मेरा ग्रेजुएशन जब पूरा हुआ तो फिर उसके बाद मैंने RTA कर 40 RTA के तहत मैंने पूरे एविडेंस जमा किया जो पुलिस वाले ने इन्वेस्टिंग करते थे, इनमें जो गलत पेश किए थे। जैसे कि उन्होंने बताया था कि एक CCTV का फोटो मुझे अंधकार दिखाया था। मैंने कहा था कि एक ही फोटो तो CCTV का निकल नहीं सकता, आगे पीछे भी कोई फोटो होगी, जबकि मैटर ओपन हुआ है तो उस टाइम का सीन जो है वो भी तो सेव हुआ होगा। इसका मतलब वो क्लिप, वो CD, उस टाइम का वो सब मतलब एविडेंस है, मुझे पता था। लेकिन उस टाइम में तो मैं जमा नहीं कर सकता था परिस्थिति की वजह से। लेकिन मैंने जेल से काफी मतलब मस्कस के बाद कोशिश करने के बाद मुझे वो RTI से सारे सबूत मिलना शुरू हो गए, जिसमें मैं नहीं था। जो CCTV का मुझे भेज बताया गया तो जो CCTV में अंधकार फोटो था वो क्लियर हो सकता था, उसको कंप्यूटर एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न करते हुए मुझे गोपाल का गोपी बनाया और मुझे मेरे ऊपर पूरा आरोप तो डाल दिया था। तो फिर मैंने जो मुझे क्लिप उन्होंने दिए थे कि इस CCTV में आपका फोटो है, जो मेडिकल DNA रिपोर्ट है वो भी उसका फेस मेडिकल हो गया था। मैंने बलात्कार होने के बाद उसी आरोपी ने, उसी लड़के ने उसको हॉस्पिटल लेके गया और उसका मेडिकल करवाया हुआ है। वो सहमति से बलात्कार हुआ है, जिसको बलात्कार नाम दिया हुआ है, जिसने मतलब खोटी तकनीक की हुई इसके अंदर, मैं तो वो नहीं जानता हूँ। लेकिन जब जो आरोपी है उन्होंने राजावाड़ी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में वो लड़की को लेके गए, यानी उसका मेडिकल कराया, फ्रेश DNA उसके अंदर है वो लड़की में। और दूसरी बात मैंने बोला कि आदमी का DNA बदली होता नहीं, इसका मतलब ये DNA है कि एक मेरा एक मतलब सबूत है, मतलब हाई विटनेस मतलब हो सकता है मेरे केस के अंदर। तो मैंने वो DNA के लिए कालीना, जहाँ पे मेडिकल होता है सरकार की तरफ से, जहाँ से मेडिकल किया जाता है तो पुलिस स्टेशन के थ्रू से, तो वहां से मैंने मेडिकल DNA की रिपोर्ट मंगाई। उस लड़की की भी मंगाया, जो विक्टिम थी उसकी भी मंगाए मैंने, मेरे भी मंगाए। दूसरी बात जो मेरे इसमें जो CCTV में जो उन्होंने कलर के फोटो कपड़े डाले थे, जो पैकिंग किए थे, मैंने उसकी भी RTA मंगाए। फिर उसके बाद DNA रिपोर्ट, CCTV की जो क्लिप है, जो रेलवे स्टेशन की क्लिप है, वो सारे जगह की। उन्होंने बोला था कि राजावाड़ी में भी CCTV में आपका फोटो है। मुझे विश्वास हो गया, क्योंकि अगर यहाँ का फोटो क्लियर नहीं है घाटकोपर रेलवे स्टेशन का, लेकिन राजावाड़ी हॉस्पिटल का फोटो 100% क्लियर हो सकता, क्योंकि वहां पे फोकस लाइट होती है।
जब राजावाड़ी हॉस्पिटल के सामने इतना लाइट होता है कि वहां पे सीसीटीवी क्लियर चलती है, तो वहां पे तो कहीं ना कहीं क्लियर फोटो होएगा आरोपी का। मैंने वो सारे सबूत मंगाए, इसमें देखा कि वो वारदात का नाम तो कुछ दूसरा ही दिखा रहे थे। मुझे विश्वास था, मैं अपने आप को तो निर्दोष साबित कर दिया था। मैंने पूरी फाइल बनाया था, आरटीआई से सारे प्रूफ जमा होने के बाद मेरी वो परिस्थिति नहीं थी कि मैं किसी को कोर्ट में या किसी में मैं पोस्ट कर सकूं, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं था जेल के अंदर, मुझे काम भी नहीं था। फिर मैंने वो जो फाइल सब रेडी बना दिया जेल के अंदर। जब जेल से 7 ईयर 7 साल पूरे होने के बाद मैं जेल से कारागृह से जब मैं बाहर आया, तो मैंने वो फाइल सबसे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, नरेंद्र मोदी जी को, देवेंद्र फडणवीस को, ये सारे जितने भी मंत्रिमंडल में सारे जगह मैंने एक फाइल 1500-1800 पेज की एक फाइल थी मेरी, सारी फाइल मैंने सबको भेज दिया। और मैंने बोला कि ये सारे सबूत है मेरे और मैं निर्दोष हूँ। ये मैंने अपने आप को निर्दोष का फैसला पहले ले लिया। उसके बाद मैंने हाईकोर्ट को चैलेंज किया। सब कुछ देने के बाद हाईकोर्ट को मैं चैलेंज किया, तो उन्होंने मुझे फिर 1 महीना के बाद शिक्षा पूरी होने के बाद 1 महीना के बाद 10/6/2015 में मेरी सुनवाई थी। मेरा जजमेंट था, फाइनल जजमेंट था। तो और मैंने एक एक्ट ऐसी दी थी कि 439 के तहत मुझे जजमेंट में खड़ा होना, एक संविधान के अंदर एक ऐसी एक्ट है जिसमें हम लोग हाईकोर्ट में भी खड़े हो सकते हैं। तो मैंने वो एक्ट का सहारा लेके मैंने वहां पे जजमेंट में मुझे खड़ा होने का करके मैंने उनको एप्लीकेशन किया और उन्होंने मुझे कोर्ट में खड़ा भी किया और मेरे सामने हाई कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया। फिर उसके बाद बाइज्जत बरी होने के बाद ये तो सही न्याय नहीं हुआ। मैंने उनको बोला कि मैंने 7 साल मेरे जिंदगी के पूरे बर्बाद हुए, मेरा परिवार पूरा उजड़ गया, मेरे बच्चे अनाथ आश्रम चले गए, मेरी बीवी ने दूसरा शादी किया, मेरी मम्मी का संतुलन खराब हुआ, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मेरे पास कुछ भी तो नहीं बचा। अब तो कुछ करो, शिक्षा पूरी हो गई, अब मुझे कुछ तो मतलब समाधान करो। मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं, मैं 7 साल पहले किराए के मकान में रहता था। ये सारा बर्बाद होने के बाद हाईकोर्ट ने यही मुझे निर्णय दिया कि उन्होंने बोला कि आप फिर से अपील करो, आपकी नुकसान भरपाई मिल जाएगा। यानी फिर से मुझे कोर्ट कचहरी में ढकलने की कोशिश की जा रही है। अभी भी वही हो रहा, क्योंकि जबकि मैं ये कोर्ट कचहरी से नफरत करता हूँ, जबकि मेरा ये क्षेत्र नहीं है, जबकि मेरा कोई इससे कोई इन्वॉल्व में कोई लेना देना नहीं। मैं ग्रेजुएट आदमी, होटल मैनेजमेंट किया हुआ आदमी, एक प्रोफेशनल आदमी, मुझे कोई इससे मतलब नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपील करने से पहले हाई कोर्ट ने मुझे न्याय तो दिया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, न्याय आप नुकसान भरपाई का दावा करो, बस इतना कह के वहां से मैं डिस्चार्ज होने के बाद मैं सीधा आजाद मैदान CST रेलवे आजाद मैदान में आया और वहां पे मैंने धरना पकड़ा और मैंने वहीं से सबको लेटर दिए, सबको लेटर फॉरवर्ड किए मंत्री को, सबको कि मुझे अभी जो भी देना है मुझे पहले सहयोग करके मुझे मेरा नया पुनर्वासन कीजिए। मेरा पुनर्वासन के लिए मेरी एक ही मांग है, अब मेरा सब कुछ गया हुआ वो तो कुछ भी वापस नहीं मिल सकता है, तो इसके लिए मुझे कम से कम मेरा पुनर्वासन हो, फिर से मतलब मैं एक नई जीवन बचा हुआ मेरे बचा हुआ परिवार के साथ मैं गुजार सकता हूँ। इसके लिए फिर मैं आजाद मैदान में बैठने के बाद नीलेश ओझा संगठना, ये जो संगठना है आज से जहाँ पे मैं अब खड़ा हूँ, यही संगठन मेरे लिए वहां से दौड़ लगाई और वो मेरे पास आए। जब मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा नीलेश NGO, इनके संस्था को देखा, इनके स्टाफ को देखा, इनके एक यहाँ के रूल्स को देखा, तो मैंने सोचा कि 100% श्योरली मुझे न्याय मिल सकता। तो सिर्फ यही जगह यही एक इंसान है जो देवता के रूप में आज मुझे परिस्थिति के नजर आ रहे मुझे, क्योंकि उन्होंने मुझे हिम्मत दिया और मेरा पूरा 200 कोटि का मानहानि का दावा के लिए इन्होंने मेरी केस फाइल की हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई अभी पिछले महीने में 13 तारीख को थी। लेकिन फिर भी अभी तक 5 महीना हुआ मेरे 200 करोड़ का मैंने कॉम्पनसेशन मांगने के लिए जो मैंने पिटीशन दी हुई है, अभी तक उन्होंने मुझे कोई निर्णय नहीं दिया या फिर मेरी डेट नहीं लगाई हुई। अब 10 महीना हुआ मैं जेल से कारागृह से बाहर आने के बाद, आज भी मेरे बच्चे अनाथ आश्रम में, मेरी माँ वहां पे बीमार से पड़ी है गाँव में, पिताजी भी नहीं है, सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी आज भी 10 महीने से मैं न्याय की तलाश में घूम रहा हूँ। लेकिन मेरी एक तारीख आज तक हाई कोर्ट ने, क्योंकि मैं एक गरीब हूँ, मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है। दूसरी बात, उसमें मेरे केस के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर इन्वॉल्व है, IO से लेके मैजिस्ट्रेट PP, जो बड़े बड़े ऑफिसर सारे इन्वॉल्व है। इसी के कारण मैजिस्ट्रेट खुद इन्वॉल्व है, इसी के कारण आज 10 महीना हुआ, 10 महीने से मेरी एक डेट नहीं लगा रहे, 10 महीना से मेरी मतलब एक सुनवाई नहीं कर रहे। जबकि बड़े लोगों के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट जैसे दरवाजे खुल जाते हैं, बड़े मंत्री लोग के लिए हाईकोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं, मेरे लिए क्या आधा घंटा का टाइम लेके मुझे एक छोटे से कुछ थोड़ी सी मदद में हेल्प नहीं कर सकती है? क्या सरकार के पास ऐसा कोई FD फंड नहीं है या क्या
हमारे संविधान में ऐसा कोई रूल्स है या किसी गरीब ऐसा किसी के ऊपर अगर पीड़ित होता है, ऐसा अन्याय होता है, तो उनके लिए कुछ मदद देने के लिए ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं है हमारे संविधान में? मेरे यही सारे क्वेश्चन है। और आने वाले 15 तारीख को मेरी 200 कोटी का जो कॉम्पोजिशन की जो पहली हेयरिंग है, वहाँ पे कुछ फैसला देखना है। पता नहीं, अभी ये 15 तारीख को देखना है कि हाईकोर्ट उच्च न्यायालय क्या सुनवाई करते हैं। जो गोपाल शेट्टी जो है, उन्हें एक बलात्कार के रेप के झूठे आरोप में चार्जशीट किया गया था पुलिस द्वारा, और उसमें बाद में हाईकोर्ट ने पाया कि ये चार्जशीट झूठा है, गलत आदमी को सजा दी गई है। तो जो 7 साल गोपाल शेट्टी जेल में रहे, तो उनका जो उसमें उनके लाइफ का, उनके परिवार का जो भी नुकसान हुआ, उसका कॉम्पेंसेशन के तौर पर 200 करोड़ का हमने। देखिए, रूल ऐसा है, नियम से पहले गवर्नमेंट देती है। हाईकोर्ट जो ऑर्डर करता है, जो भी अदर केसेस में हुआ है, तो ऑर्डर स्टेट को की जाती है, स्टेट पहले पेमेंट देगा और वसूल उन जो मतलब जो सरकारी अधिकारी इनकी गलती की वजह से इन्हें जो नुकसान भुगतना पड़ा है, तो उन लोगों के पेमेंट से, उनके प्रॉपर्टी से ये गवर्नमेंट रिकवर करेगा, ऐसा लॉ है। ये कब तक मिलने की उम्मीद है? अभी एक्सपेक्टेड है 2 हियरिंग में होना चाहिए। एक हियरिंग में आर्गुमेंट होगा, नोटिस इश्यू होगा फर्स्ट हियरिंग में, और सेकंड हियरिंग में अदर पार्टी आएंगे, आर्गुमेंट का ऑर्डर। तो एक्सपेक्टेड है कि 3-4 मंथ्स में हो जाना चाहिए। देखिए कैसा है कि अगर सबूत के आधार पर सजा सुनाई थी, तो हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि सबूत झूठे हैं, इनके खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है। तो वो तो बात क्लियर हो चुकी है कि ये चार्जशीट गलत झूठी दायर की गई थी और पूरा मामला ही झूठा था। पुलिस ने या तो उन्हें लॉ का नॉलेज नहीं था, एक रोबोट की तरह काम करते हुए गरीब आदमी है, इसको फंसाना है, इस हिसाब से चार्जशीट फाइल किया, या तो फिर मीडिया का प्रेशर था, केस सॉल्व नहीं हो रहा है, इनको केस सॉल्व करना था, तो एक बेगुनाह की बलि दे दी, या तो गोपाल शेट्टी से इनको पैसा नहीं मिला करके अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने इसकी जिंदगी खराब कर दी। तो रीजन कुछ भी हो, जो लॉ कहता है आईपीसी 211, 191, 193, ये जो आईपीसी की जो सेक्शन है, ये इसीलिए बनाए गए कि कोई पुलिस अधिकारी, कोई जज के लिए जो स्पेशल सेक्शन है आईपीसी 219, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये कुछ भी अगर गलत काम करके किसी को एक केस में फंसाते हैं या उसको उस पर केस चला के उसको सजा दिलवाते हैं, तो ऐसे लोगों को लाइफ की सजा होने तक गोपाल को जस्टिस मिलना चाहिए, लाइफ की सजा का प्रावधान। क्योंकि गोपाल के साथ जो हुआ है वो बहुत बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि उसने जो गुनाह नहीं किया था उसकी उसे 7 साल की सजा उसने भुगती है। सो मैं तो यही चाहूंगा कि 15 तारीख को उसे जस्टिस मिले और इंडियन जुडिशरी सिस्टम इसके बारे में गौर से सोचे कि ऑलरेडी ये बंदे के साथ पहले अनजस्टिस हुआ है और वापस ये दोबारा ये ना हो। और अगर इसे गोपाल को जस्टिस नहीं मिलता है तो भारत की सभी जो जनता है उसका जुडिशरी सिस्टम पे से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि इतनी नाइंसाफी ये गोपाल शेट्टी के साथ हुई है कि अगर कोई इसके अलावा कोई दूसरा आदमी होता या कोई भी दूसरा परिवार होता, वो मर जाता था या तो वो सुसाइड कर लेता था। फिर भी ये बंदा लड़के आज अपने पैरों पे खड़ा होके कंपनसेशन के लिए इसने रिट पिटीशन डाला है बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो इसे 101% जस्टिस मिलना चाहिए और 200 करोड़ इसको मिलना चाहिए। We have come across a serious case wherein Gopal Shetty has become the victim of the system, and perhaps this is not the only case where a common man has become victim of the judicial system. Today I heard about Gopal Shetty. Means in today's आज का जो इंडिया में जो कानून है उसमें there is not even a single misuse clause in the all the laws, and not even there is a single law which is favoring women, not even a single law. उसकी लाइफ में इतना दर्द हुआ कि मीन्स उसने अपना कम से कम कितना सा वैल्यूबल लाइफ अपना स्पेंड किया हुआ है। इट्स वेरी वेरी बैड ना टुडे इन इंडिया द लॉज आर बीइंग वेरी 7 साल अपने देने पड़े क्योंकि जस्टिस इतना ये हो गया, स्लो हो गया। इवन एक नॉर्मल आदमी वही सोचता है कि कोर्ट का सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए।
तो बोलते हैं ना सयाने आदमी ने कोर्ट का सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए, ऐसा क्यों है कि एक साथ औरतों के प्रति इतना बायस्ड है, इतना एक तरफा है कि हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे गोपाल शेट्टी 7 साल जेल में रहा, आज मैं भी झूठे केस के में फंस चुका हूं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे आगे मेरा जनरेशन जो है झूठे केस में फंसे। तो हम लोग एकजुट होकर उसके खिलाफ, कानून के खिलाफ फाइट करना चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि जो लॉ मिसयूज हो रहा है, जो एक तरफा कानून है, उसको सही किया जाए, उसको जेंडर न्यूट्रल किया जाए, औरत और मर्द दोनों को एक समान समझा जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी यूज कर रहा है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, अगर उसने मिसयूज किया है, झूठा केस किया है, तो उसमें एक होना चाहिए कि उस पर सजा का प्रावधान होना चाहिए। मैं सोना सालवी, कैमरामैन मुर्तुजा शेख के साथ समय 24 मुंबई।